तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैश सेल एंड इंटरनल चेक। कि जो सेल कैश की जाती है ना, तो उसमें किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं या इंटरनल चेक सिस्टम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देयर शुड बी अ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम ऑन कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं वो कैश में होते हैं। तो अगर हम बात करें कैश सेल की, तो देयर आर 3 वेज जिसके थ्रू सेल की जाती है। एक तो है सेल्स एट काउंटर, एक है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट और एक है पोस्टल सेल। तो फर्स्ट देखिए सेल्स एट काउंटर कि अगर काउंटर पर सेल की जाती है तो इट मीन्स उसी टाइम आप कस्टमर्स आ रहे हैं और आप गुड्स शो कर रहे हैं और सेल हो रही है। तो इस काम को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क कि सेलिंग ऑफ गुड्स का जो टास्क है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कि सबसे पहला एक पर्सन उसको हम काम दे सकते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स का। 1 पर्सन हु मेक्स पेमेंट कि जो हु टेक्स पेमेंट, जो पेमेंट लेगा। एक पर्सन हु रिकॉर्ड्स द सेल इन द बुक्स, जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। एंड 1 पर्सन हु गिव्स द गुड्स टू द बायर। तो इस तरह से हम 4 पर्सन में इस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक पर्सन जो गुड्स को सेल करेगा, एक पेमेंट लेगा, एक जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और एक जो गुड्स की डिलीवरी देगा, है ना। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जा सकता है। सेकंड सिक्योरिटी कि जब एक पर्सन ऐसा होगा जो कि कैश जो रिसीव करने वाला पर्सन है ना, वो उसको रिसीव करेगा और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, लेकिन वो ध्यान रखेगा कि उसके अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि जितनी भी रिसीप्ट होती है डेली की डेली वो डिपॉजिट कराना पड़ता है बैंक के अंदर। अब देखिए कैश सेल के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहला है डिस्प्ले ऑफ गुड्स कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्प्ले ऑफ गुड्स के लिए अलग से सेल्समैन को अपॉइंट करती है। तो जो सेल्समैन हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड्स को दिखाने के लिए। अलग अलग एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिग है या मतलब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हर सेल्समैन का अपना एरिया होता है। उनको एक बिल बुक दे दी जाती है। जो गुड्स सिलेक्ट करते हैं कस्टमर्स, सेल्समैन उनको अलग रख लेता है ना। और उसके लिए वो एक रिसिप्ट बुक रखता है, उस रिसिप्ट बुक में उनकी एंट्री कर लेता है। सेकंड, मेकिंग एन इशू ऑफ बिल और रिसिप्ट, है ना। फिर कैश मेमोज़ तैयार किए जाते हैं। सीरियल नंबर होता है कैश मेमोज़ के ऊपर। तो जो सेल्समैन है वो उस बिल की कॉपी तैयार करता है और बायर के सिग्नेचर करा लेता है। इस बिल की 2 कॉपी तैयार होती हैं। एक तो सेल्समैन अपने पास रखता है और एक वो स्टोर में भेज देता है, स्टोर में जहाँ पर कि सामान को रखा हुआ है ना। और लेकिन आजकल कैश रजिस्टर भी कई बार यूज़ किया जाता है, उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ अमाउंट। फिर जो बायर है वो जो कॉपी उसके पास है, बिल की कॉपी जिसके ऊपर उसके सिग्नेचर भी हैं, वो कॉपी लेकर वो कहाँ जाता है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के पास या स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर को वो दिखाता है कि उसने पेमेंट कर दी है। जब कैशियर पेमेंट रिसीव कर लेता है तो फिर कैश रिसीव्ड उसके ऊपर लिख देता है कि इस कस्टमर ने पेमेंट कर दी। तो कैश रिसीव्ड की वो स्टैंप लगा देता है और उसकी ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देता है और डुप्लीकेट वो अपने पास रखता है। अब बायर ने जो पेमेंट की है उसके बेस पर जो अकाउंटेंट है वो उसके बेस पर कैश रजिस्टर में उसकी एंट्री कर लेता है। फिर जो कस्टमर है वो कहाँ जाता है, स्टोर कीपर के पास, और उसको वो अपने जो बिल है वो दिखा देता है जिसमें वो बताता है कि उसने कैश पेमेंट कर दी है। जो स्टोर कीपर है वो कैश रिसीव्ड के स्टैंप देख लेता है। तो जब वो कैश रिसीव्ड के स्टैंप देख लेता है तो वो उसको गुड्स डिलीवर कर देता है और गुड्स डिलीवर करने के साथ साथ स्टैंप लगा देता है गुड्स डिलीवर्ड की। ठीक है। अब ये जो गुड्स डिलीवर्ड का जो नोट है या जो रिसिप्ट है वो भी उस बिल के साथ अटैच कर दी जाती है और वो गेट कीपर के पास भेज दी जाती है गुड्स डिलीवर, ताकि जब वो गेट से बाहर जाए तो गेट कीपर को ये पता हो कि ये गुड्स डिलीवर हो चुकी हैं और इनको गेट से बाहर लेकर जाना है। तो फिर वो गेट कीपर वो स्लिप को अपने पास रखता है और बायर को अलाउ कर देता है कि वो गुड्स गेट से बाहर लेके जा सकते हैं। उसके बाद है चेकिंग ऑफ सेल एंड इट्स अकाउंटिंग कि एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो आफ्टर द डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर एंड द सेल्समैन है, जो कैशियर है या पर्सन जो इशूइंग द गुड्स टू द बायर, ये तीनों अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो दैट शुड बी मैच्ड, वो मैच होने चाहिए और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कर दी जाती है। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट आता है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट कि जो ट्रैवलिंग एजेंट हैं वो भी कई बार घर घर जाकर, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई सेल्समैन होते हैं जो घर घर जाकर गुड्स को सेल करते हैं। तो उनके लिए भी देखो कौन कौन सी बातें हैं, इंटरनल चेक सिस्टम किस तरह से फॉलो किया जाता है। सबसे पहला डिपॉजिटिंग डेली कलेक्शन इनटू बैंक
कि जो भी ऑर्डर ट्रैवलिंग एजेंट लेकर आते हैं या जो मनी रिसीव करते हैं उनकी डिटेल वो डेली बैंक में एक तो अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे और डिटेल कहाँ भेजेंगे, हेड ऑफिस में, कि उन्होंने इतने ऑर्डर लिए हैं या इतना अमाउंट उन्होंने कस्टमर से रिसीव किया है। लेकिन जब भी वो कस्टमर से मतलब अमाउंट रिसीव करते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो उनको एक इंटरिम रिसीप्ट उसी टाइम अपने सिग्नेचर करके, जो ट्रैवलिंग एजेंट है उसको वो अपनी रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा जिसको हम कहते हैं इंटरिम रिसिप्ट, और इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी वो हेड ऑफिस में भी भेजेंगे ताकि हेड ऑफिस को ये पता हो कि कस्टमर्स को इन्होंने इंटरिम रिसिप्ट दी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सेंडिंग कंफर्मेटरी रिसिप्ट, कि जब हेड ऑफिस के पास ये इंटरिम रिसिप्ट जाती है तो जो ट्रैवलिंग एजेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑथोराइज्ड जो भी ऑफिशियल है उसको इन्फॉर्म करेगा कि इस कस्टमर को कंफर्मेटरी रिसिप्ट भेजनी है। और अगर बायर को ये रिसीव नहीं होती तो बायर की भी ड्यूटी है कि वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कि उनके पास कंफर्मेटरी रिसिप्ट नहीं आई। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि अगर जो सेल है वो क्रेडिट सेल है तो ऑब्वियसली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के पास एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजे जाते हैं जो कि रिमाइंडर का काम करते हैं कि आपका इतना बैलेंस ड्यू है, आपने इतना अमाउंट देना है। बट नो परमिशन ऑफ डिडक्शन। अगर जो ट्रैवलिंग एजेंट है उनको ये लगता है कि उतना उनका कन्वेंस चार्जेस है, इतना उनका डीएनएस अलाउंस है, तो उनको परमिशन नहीं होती कि वो जो अमाउंट कस्टमर से उन्होंने रिसीव किया है उसमें से कुछ डिडक्ट कर लें, है ना। उनको एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से मिलेगा जो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उस अमाउंट में से वो डिडक्ट नहीं कर सकते। और कंपनी को जो उनके ओल्ड कस्टमर्स हैं उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी करना चाहिए कि अगर कोई ओल्ड कस्टमर है जो रेगुलर उनको ऑर्डर देते रहते थे लेकिन अब अगर वहाँ पर ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता है कि जो ट्रैवलिंग एजेंट है उन्होंने अपने नाम से, है ना, मतलब अपनी तरफ से गुड्स को सेल करना शुरू ना कर दिया हो। चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट, कि ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट को एक ही एरिया नहीं दिया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको जो है वो अपना एरिया उनका चेंज करना चाहिए ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेल। थर्ड देखिए, थर्ड टाइप ऑफ सेल है पोस्टल सेल। अब देखो नाम से पता चल रहा है सेल बाय पोस्ट, तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसको गुड्स लेने से पहले पेमेंट करनी होती है टू द पोस्टमैन, है ना, और पोस्टमैन उनको तब तक गुड्स नहीं देता जब तक कि वो उसको पेमेंट नहीं करते। तो इसमें जो है फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि कस्टमर गुड्स रिसीव करता है और गुड्स रिसीव करने के बाद वो पेमेंट करता है। तो इसमें देखो इंटरनल चेक सिस्टम के कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट रजिस्टर, कि यहाँ पर एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट का, जिसमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी ऐसी आइटम्स हैं जो हमने वीपीपी पोस्ट से जो है वो सेल की हैं, तो उसकी पूरी डिटेल, नंबर ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी, काइंड ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, डेट ऑफ डिलीवरी, वो इसके अंदर लिखी जाती है। अकाउंटिंग ऑफ पोस्टल रिसिप्ट, कि जितना अमाउंट रिसीव हुआ वीपीपी के थ्रू उसकी डिटेल इस पोस्टल रिसिप्ट की जो अकाउंटिंग है वो की जाती है। तो एक पर्सन जो है वो इनकी डिटेल लिखता है, और अगर कुछ एडवांस मनी रिसीव हुई है कस्टमर से तो वो डिटेल भी यहाँ लिखी जाती है। थर्ड स्टेप आता है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स रिटर्न, कि अगर कुछ गुड्स वापस हुई हैं, है ना, वीपी सेल से आपने गुड्स भेजी थी लेकिन कस्टमर्स को पसंद नहीं आई, कस्टमर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो जो गुड्स वापस आती हैं वो जो है वो रिटर्न की जाती हैं बाय पोस्ट ऑफिस टू द सेलर। तो इनको भी इस रजिस्टर में, वीपीपी सेल्स रजिस्टर में इनकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। फिर कैश बुक को वीपीपी रजिस्टर से मैच करके देखा जा सकता है कि जितनी एंट्री वीपीपी रजिस्टर में है उतनी कैश बुक में है या नहीं, अमाउंट रिसीव करने की वो मैच होनी चाहिए। और जितने भी पोस्टल एक्सपेंडिचर हैं गुड्स को भेजने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए ताकि कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो इस तरीके से हम जो कैश सेल होती हैं उसमें इंटरनल चेक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसको आप पढ़ के देखना, कैश रिसिप्ट एंड इंटरनल चेक। ये अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैश रिसिप्ट के टाइम पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो किया जाए ताकि कोई फ्रॉड ना हो। तो ये इसके साथ पूछ लिया जाता है।